निरपेक्ष प्रयास यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप वाजपेयी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन करता हूँ। आज का चर्चा का विषय हमारा महाराष्ट्र का जो राजनीति का स्वरूप है उसके ऊपर केंद्रित रहेगा। वैसे तो पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करना कोई बहुत ज़्यादा मेरा प्रिय विषय नहीं है, मगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो बदलाव हुए और इतनी तेजी के साथ में बदलाव हुए, इस कारण इसका विश्लेषण जो है भारतीय राजनीति के परिदृश्य में एक निरपेक्ष विश्लेषण करना मैं आवश्यक समझता हूँ। किसी भी पॉलिटिक्स के लिए कुछ मूल तत्व होते हैं और महाराष्ट्र में वो मूल तत्व क्योंकि अलग है, इसलिए क्योंकि भारत पूरे देश का जो पॉलिटिक्स है और जो प्रांत हैं उनकी पॉलिटिक्स का जो मूल तत्व है वो बहुत अलग अलग है। इस कारण जो है स्टेट की पॉलिटिक्स को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, उसका एक विश्लेषण अलग से निरपेक्ष भाव से किया जा सकता है। तो पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है कि क्या वहां पर जातिगत टकराव है, यानी जातियों में आपस में टकराव है, क्या भाषा के आधार पर कोई टकराव है, क्या आर्थिक आधार पर कोई टकराव है, या आप कह सकते हैं कि कोई एक अलग कोई दूसरा फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि वो राजनीति को प्रभावित कर सकता है। तो अगर आप दृष्टिपात करें महाराष्ट्र का, तो वहां पे एक ही भाषा बोली जाती है। महाराष्ट्र के किसी भी कोने में चली जाएगी आप, एक ही महाराष्ट्रियन भाषा ही बोली जाती है और समझी जाती है। इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है कि जब एक जैसी भाषा हर जगह बोली जाएगी तो विचारों का आदान प्रदान जो है सुगमता से होता है और समाज में जो है एक भाषा जो है वो यूनिफाइंग फैक्टर, यानी आपस में एक दूसरे को जोड़ने का फैक्टर बन जाता है। तो महाराष्ट्र में ये कोई पॉलिटिक्स का विषय नहीं है कि भाषा में कोई टकराव। अब हम जो दूसरा फैक्टर होता है कास्ट, ये महाराष्ट्र में क्या जातियों में आपस में टकराव है जैसा हम उत्तर प्रदेश में या बिहार में या किसी दूसरे प्रांत में देखते हैं, उस तरह क्या वहां पर कास्ट में आपस में टकराव है? तो आप पाएंगे कि मराठा और ब्राह्मण ये दोनों मराठी समाज के ही दो अंग हैं और इनमें भी आपस में कोई टकराव का कारण नहीं है, जिसे हम पॉलिटिकल फैक्टर बना लें। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी प्रतीत होती हैं कि ये फैक्टर है, मगर
ये वहां की पॉलिटिक्स का जो है कि मराठा पॉलिटिक्स या ब्राह्मण पॉलिटिक्स ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। ऐसा महाराष्ट्र के समाज में ऐसा आपस में टकराव इन दोनों प्रमुख जातियों के बीच में, इन्हें हमें अब तो इनको जाति भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से जो है, जब से महाराज शिवाजी थे तो उनके दरबार में जो है ना मराठा और हिंदू यानी ब्राह्मण आपस में मिलकर ही जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य की शिवाजी ने अपनी इसकी नींव रखी। मराठा भी युद्ध करते थे और उसके साथ साथ जो ब्राह्मण थे वो भी उतने ही बड़े उनके सेनापति थे और उन्होंने भी जो है ना उतने ही युद्ध किए, उतनी ही बहादुरी से दोनों आपस में मिलकर उन्होंने जो है ना अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये भी कोई टकराव का बिंदु नहीं। आर्थिक रूप से अगर हम दृष्टिपात करें तो आर्थिक बहुत विशालपन महाराष्ट्र में नहीं रहा है, क्योंकि इसके पास में मुंबई जैसा शहर है जो आर्थिक राजधानी कहलाता है। सारी आर्थिक गतिविधियों का मूल केंद्र जो है वो मुंबई है और स्वाभाविक है, ये बहुत नेचुरल है कि इस कारण जो है महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास बहुत तेजी के साथ में हुआ और आपस के शहर जैसे आपका पूना हुआ, आपका सूरत हुआ, आपका नासिक हुआ, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियां जो है, साथ में नागपुर भी जो है ना वहाँ का एक बड़ा आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। तो ये सब चीजें जो है, ये सब महाराष्ट्र का आर्थिक विकास भारत में सबसे पहले हुआ और बहुत तेजी से हुआ और आज भी हो रहा है। इसका मूल कारण है कि जो कैपिटल है, कैपिटल को आकर्षित करती है, अर्थात पूंजी अगर जहां है वहां पूंजी का केंद्रीकरण होता है और उस केंद्रीकरण का विस्तार जो है आपस में जब उद्योग और जिन्हें कहते हैं कि ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, जब इसको संयोजन होता है तो आर्थिक विकास की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये मुंबई कोई बहुत पुराना जो है ना आर्थिक विकास का केंद्र नहीं था, मगर जब से जो है अंतरराष्ट्रीय आवागमन यानी कि समुद्र के मार्ग से जब से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिला, तब मुंबई बंदरगाह होने के कारण ये आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना। इसके पहले भारतीय इतिहास का अगर आप अध्ययन करें तो मुंबई का नाम कहीं किसी ने सुना भी नहीं होगा और बहुत सारे दूसरे शहर हैं जिनका उल्लेख भारत की इतिहास में मिलता है, मगर मुंबई का नाम आपको उसमें उतना अधिक नहीं आपको उसका उल्लेख मिलेगा। तो आर्थिक विकास
क्योंकि वहाँ बहुत तेजी के साथ में हुआ। मुंबई एक आर्थिक गतिविधि का केंद्र बना, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट हुए आगे जाके, वो थोड़े विश्लेषण का विषय हुए बना। बंदरगाह होने के कारण जो स्मगलिंग की गतिविधि वहां पर चालू हुई, वो उसने बड़ा एक अलग तरह का प्रभाव डाला। स्मगलिंग में सोने की स्मगलिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे घड़ी, ये वो सब चीजें जो है, और इससे जो है ना, क्योंकि बहुत तेजी के साथ में पैसा बनाया जा सकता है, तो बड़े बड़े स्मगलर वहां पर उन्होंने अपना मुंबई पर एक प्रकार से अपना ऑक्यूपेशन बनाने का काम किया। आप हाजी मस्तान क्या था, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे बॉलीवुड पर उसने कब्जा किया, और कैसे कैसे जो है ना इसके किस्से कहानियां बनते गए, और एक तरह से जो है ना एक थोड़ा साथ में टेरर का भी माहौल जो है वहां पर बना। तो इसके साथ ही जो है वहां पर शिवसेना का भी, जिसे कहते हैं कि जन्म हुआ। शिवसेना के जन्म जो है, जो बाल ठाकरे ने किया, वो जब उन्होंने देखा कि ये एक अल्पसंख्यक वर्ग जो है, ये मुंबई में जो है ना टेरर फैला रहा है, अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, और हिंदुओं को जो है ना निशाना बना रहा है, तो उसके उसका सामना करने के लिए बाल ठाकरे ने शिवसेना कर दिया। शिवसेना मूल रूप से हिंदूवादी थी, और इसका एक इतिहास था। महाराज शिवाज का उनके पास में एक सिंबल था कि महाराज शिवाजी ने हिंदुओं की अस्मिता, जैसी कहते हैं, उनका जो गौरव है, उनका जो, जिसे हम सनातन भाव भी कह सकते हैं, उसको आगे बढ़ाया। और पूरे देश में जो है ना शिवाजी महाराज जो है वो हिंदुइज्म के या हिंदू के एक रक्षक के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। वही पहचान बाल ठाकरे ने शिवसेना को दी। तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में, ये चरित्र जिसे हम ऐतिहासिक चरित्र कहते हैं, ये बहुत गंभीर प्रभाव डालते हैं, और इनके महत्व को पूरे महाराष्ट्र में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्रियन जो संस्कृति है उसमें शिवाजी महाराज को पूजा जाता है, उनकी आराधना की जाती है हिंदू होने के कारण। इस कारण जो है शिवसेना को, यानी प्राथमिक, अगर आप शिवसेना का इतिहास देखें तो वो मुंबई में ही सीमित थी।
मो- इसके भारतीय राजनीति पर इसका कोई असर नहीं था, मगर यानी कि अब मैं, क्योंकि विषय बहुत गंभीर और बहुत लंबा है, इसी सत्र में उसका विश्लेषण करना तो जो समय इसमें ज़्यादा लग जाएगा, सत्र बहुत लंबा हो जाएगा, और हो सकता है दर्शकों के पास में जो इस विषय के बारे में चर्चा करना चाहते हैं उनके पास में इतना लंबा समय ना हो। इसीलिए अगले सत्र में इसी विषय पर चर्चा को जारी रखेंगे। तो अगले सत्र तक के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ, और अगले सत्र में मैं आप जो है ना फिर से चर्चा को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।